हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस बैच के अंदर। हिंदी साहित्य के इस बैच में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। हम देखने वाले हैं आज जैन साहित्य हमारा चल रहा है। इससे पहले की क्लास में हमने आदिकाल के संबंध में जैन साहित्य पढ़ लिया है। आगे जैन साहित्य के बारे में हम देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर भी। जैन साहित्य से संबंधित हमने बहुत महत्वपूर्ण रचना और उनके जो रचनाकार थे उनसे संबंधित डिटेल वाली बातें सारी इसके पहले वाली क्लास में हमने देखी है। आज हम देखने वाले हैं जैन साहित्य से संबंधित तथ्य। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जहां जहां हिंदी साहित्य आता है वहां के लिए रामबाण क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखिएगा जैन साहित्य से संबंधित तथ्य हम देखने वाले हैं, विशेषताएं और कुछ तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, देखो जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर जरूर ध्यान रखें। जैन साहित्य से संबंधित कुछ तथ्य बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को, किसको प्यारे दोस्तों, कृष्ण कथा को क्या कहा है बताओ। इसको कहा है हरिवंश पुराण। क्या कहा है बताओ, हरिवंश पुराण कहा है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। किस तरह से पूछा जाएगा कि जैन कवियों में कृष्ण गाथा या कृष्ण कथा को क्या कहा जाता था, तो बताइएगा हरिवंश पुराण कहा गया। क्या कहा गया, हरिवंश पुराण। तो पहली लाइन क्लियर हुई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगली लाइन पे आते हैं। देखो जैन साधुओं द्वारा जैन मत का प्रचार मध्य देश के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। मतलब जैन साधुओं के द्वारा जो जैन मत का प्रचार हुआ है वो मध्य देश के किस क्षेत्र में हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। जैन कवियों की रचनाएं, देखो जैन कवियों की जो रचनाएं हैं उनमें क्या क्या विशेषता है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु एवं चरित शैली में है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, जरूर ध्यान रखें इस बात को। देखो जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो आचार, रास, फागु एवं चरित शैली में है, ध्यान रखना इस बात को। फिर देखो आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर, मतलब आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसकी प्रधानता दी गई है, उपदेशात्मक की, है ना, उपदेश की, उपदेशात्मकता की क्या दी गई है, प्रधानता दी गई है। आचार शैली में जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता है। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। फिर देखो आगे, जैन साहित्य में रास का अर्थ प्रभावशाली रचना शैली है। जैन साहित्य में रास का अर्थ क्या है, प्रभावशाली रचना शैली है। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा, रास ग्रंथ है। ये विशेषता भी है और महत्वपूर्ण बिंदु भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे के ऐसे नोट्स बना लेने आप सभी को। देखते हैं, देखो आगे, जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ है। जैन कवियों में हिंदी में रचनाएं की। जैन कवियों ने किस में रचनाएं करी, हिंदी में, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर देखो जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब जैन कवियों ने हिंदी में रचनाएं करी है जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव क्या देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। फिर ये वाली लाइन देखिएगा, गुलेरी जी ने जैन कवियों को इतिहास के प्रति अधिक सचेत बताया है। किसने बताया है, जैन कवियों को इतिहास के प्रति अधिक सचेत किसने बताया है, गुलेरी जी ने बताया है। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र एवं वैष्णव अवतारों की कथाएं रास नाम से पदबंध हैं। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं रास नाम से पदबंध है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, पर मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि दो लाइनें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। पहली लाइन, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। फिर अगली बात बताऊं मैं आपको, तो ये वाली लाइन, जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु एवं चरित शैली में है। जो मैं बताता चलो ना इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या है, स्पेशल तरीके से बहुत ही ज्यादा याद रखना है, ठीक है ना। चलो याद सभी रखना है पर उन पे ज्यादा फोकस करना है आपको। चलो आगे बात करते हैं। देखो जैन साहित्य ही चल रहा हमारा, तो देखो जैन साहित्य के अंदर जो रचनाएं मिलती हैं वो अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है ना। तो अलग अलग कैटेगरी की है, पर आपको कैटेगरी पे ज्यादा ध्यान ना देना। आपको क्या करना है, केवल रचना का नाम और रचनाकार का नाम, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। देखो जैन साहित्य के अंदर जो मिलेगी, देखो किस किस प्रकार की, एक तो है चरित्र संज्ञक,
है ना, चरित्र संज्ञक प्रबंध काव्य, एक तो मिलता है जैन साहित्य में चरित्र संज्ञक प्रबंध काव्य, और एक मिलता है मुक्तक काव्य वाली रचनाएं होती है, जैन रास काव्य, उसके बाद जैन फागु काव्य और अन्य रचनाएं। तो आपको इन बातों पर ध्यान ना देकर केवल रचनाओं पर ध्यान देना है। देखो चरित्र संज्ञक प्रबंध काव्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं, आप ये ज्यादा ये मत करना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस केवल रचना, मैंने बोला ना रचना का नाम और रचनाकार का नाम याद रखना है। देखो सबसे पहले चरित्र संज्ञक प्रबंध काव्य के अंदर पढ़ चुके हैं हम, सब देख चुके हैं। देखो पौम चरियु, पदम चरित्र या रिट्ठे मणि चरियु किसकी रचनाएं हैं, स्वयंभू की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं प्यारे दोस्तों, स्वयंभू की। बताओ पौम चरियु, पदम चरित्र या फिर रिट्ठे मणि, रिट्ठे नेमी चरियु किसकी रचनाएं हैं, स्वयंभू की रचनाएं हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। बताओ 63 महापुरुष गुणा अलंकार, ये हमने पढ़ा था ना कल भी। देखो 63 महापुरुष गुण अलंकारू पुष्प दंत, ठीक है ना, पुष्प है ना, पुष्प याद रखना। फिर देखो जस हर 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 भगवान का जब नाम लोगे तो भी पुष्प, ठीक है। और नए कुमार चरियु के भी कौन है, पुष्प दंत है। तो 63 महापुरुष गुणालंकार, बताओ पुष्प दंत, जस हर चरियु पुष्प दंत, और नए कुमार चरियु पुष्प दंत, ठीक है। पौम चरियु, पदम चरियु, रिट्ठे नेमी चरियु, स्वयंभू। फिर देखो ये वाली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भविष्यतः कहा, किसी ने आपसे कहा भविष्यतः कहा, अगर किसी ने बोला भविष्यतः कहा तो आपके पास क्या होगा, धन ही धन होगा, धनपाल, ठीक है ना। भविष्यतः कहा धनपाल। फिर देखो जम्बू सामी है ना, जम्बू मेरे साथी, आपने देखा होगा मूवी में जम्बू हाथी है ना, तो जम्बू सामी है ना। जम्बू को कौन साम सकता है, वीर ही साम सकता है, ठीक है ना। जम्बू साम्बी चरियु के रचनाकार कौन है, वीर। कौन है प्यारे दोस्तों, वीर है। फिर देखो सुदर्शन चरियु, सुदर्शन, सु मिस हो गया एक तरह से, अच्छा दर्शन मतलब दर्शन समझ सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। सुदर्शन, अच्छे दर्शन किससे करते हो आप, नयन से करते हो ना। नय नंदी मुनि, कौन है इसके, नय नंदी मुनि हैं। देखो महत्वपूर्ण रचना है पौम चरियु, पदम चरित्र, रिट्ठ नेमी चरियु के रचनाकार स्वयंभू हैं। फिर देखो 63 महापुरुष गुणालंकार, ये देखो आपके सामने अगर लंबा श्लोक बोला जाए इस तरह से कि 63 महापुरुष गुणालंकारु तो पुष्पदंत, ठीक है ना। जस हर चरियु पुष्पदंत, ने कुमार चरियु पुष्पदंत। भविष्यतः कहा किसी ने तो धन है आपके पास, ठीक है ना। कोई आपसे बोले भविष्यतः कहा तो क्या बोलोगे, धनपाल। जम्बू सांबी चरियु, जम्बू को कौन साम सकता है, वीर ही साम सकता है। सुदर्शन चरियु, सुदर्शन अच्छे दर्शन, नयनंदी मुनि। करकंड चरियु, फिर देखो करकंड चरियु है, अगली कौन सी है, करकंड है ना। कौन सी प्यारे दोस्तों, करकंड का ऐसे याद रखना, कनकामर मुनि। कौन है, कनकामर मुनि। तो करकंड कनकामर मुनि। फिर देखो पास चरियु या फिर पार्श्व चरित्र बोलते हैं इसको। देखो अगर आप पास हो जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, पदम मिलेंगे आपको, पदम पुरस्कार मिलेंगे आपको प्यारे दोस्तों। अगर आप पास हो जाओगे तो पदम मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, जो पुरस्कार से भी बड़ी होगी आपके लिए। पास चरियु, पार्श्व चरित, पदम कीर्ति। देखो और ये याद रख लेना, पद्मश्री चरित्र किसको मिला, पद्मश्री दाहिल को। पद्मश्री नहीं मिला पर याद रखने का तरीका है कि पद्मश्री चरित्र दाहिल, पद्मश्री किसको मिला, दाहिल, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले आपने देखी, इसके पहले वाली क्लास भी महत्वपूर्ण है, जैन साहित्य की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। इससे बाहर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, यही आप सबसे पहले तैयार करें जो मैं पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दो आप, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इसके अलावा भी अच्छे लेवल पे कोई भी एग्जाम दो जहां पे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। ये उम्मीद करता हूं जो मेरे साथ नोट्स बना रहा होगा, जो पूरी क्लास से अटेंशन के साथ ले रहा होगा, विश्वास के साथ ले रहा होगा, तो उसको मैं निराश नहीं होने दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैं उम्मीद रखता हूं इतनी, ठीक है ना। देखो मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा प्यारे दोस्तों। आपको अच्छे से क्या करना है, बस बार बार याद करना है चीजों को, ठीक है ना। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी को बार बार याद करो, इसी को बार बार याद करो पहले, ठीक है ना। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और बार बार इन क्लासों को देख के रिवाइज करना नोट्स का, ठीक है ना। अच्छे ये सारे
सारे काम आपको करने हैं पर, ठीक है ना, केवल क्लास देखने से ही काम नहीं होगा, नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। और क्लास में किसी भी प्रकार से आपको क्या है, घबराना नहीं है, चाहे कठिन चले या फिर सरल चले, उससे नहीं घबराना नहीं है, पूरा पढ़ना होता है। देखो आप विषय के मास्टर बनने वाले हो तो विषय के लिए फिर वैसा ही तैयार भी होना पड़ता है अपने आप को, ठीक है ना। तो इन चीजों से बच के रहें आप कि भाई हम सरल सरल पढ़ लें तो आसानी से पास हो जाएंगे। देखो सरल भी आता है पेपर, मॉडरेट भी आता है, हाई भी आता है, हमें तीनों रूप में तैयार रहना है। तीनों रूप के लिए क्लास बहुत ही बेटर है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना और बार बार रिवाइज करना, बस ये कहता हूं मैं आपसे बार बार, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में बहुत जरूरत पड़ेगी फिर आपको नोट्स वगैरह की। चरित्र संज्ञक प्रबंध काव्य, पौम चरियु की बात करें, पदम चरित्र और रिठे मणि चरियु किसकी है, स्वयंभू की है। तिरसठी महापुरुष गुणालंकार पुष्पदंत, जसहर चरियु ने कुमार चरियु पुष्पदंत, ठीक है ना। और पुष्पदंत की बात करें आगे, भविष्यत कहा, किसी ने आपसे भविष्यत कहा तो आपके पास तो धन नहीं धन हो जाएगा। जम्बू सांबी चरियु, जम्बू सांबी, जम्बू मतलब आप जम्बू को कौन सांबेगा, वीर जो रहेगा। सुदर्शन चरियु मतलब सुदर्शन पढ़ लो एक तरह से, सुदर्शन चरियु किससे करोगे, नयन से करोगे सुदर्शन तो नयनंदी मुनि। करकंड चरियु, कनकामर मुनि। पास चरियु पास हो गए, पार्श्व चरित्र पास चरियु पास हो गए तो पदम कीर्ति। पद्म श्री चरित्र के रचनाकार धाहिल, पद्म श्री के कौन है प्यारे दोस्तों, धाहिल है, कौन है, धाहिल। फिर आगे देखते हैं, देखो आगे है मुक्तक काव्य, कौन से काव्य है, मुक्तक काव्य है। देखिएगा देखो मुक्तम काव्य की बात करें, आप वो कंटेंट पढ़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको 20-20 हजार 15-15 हजार फीस देने के बाद भी हम इतना कंटेंट नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको जहां मैं बताता जाऊं कि ये इंपोर्टेंट बिंदु है तो वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। फिर देखो मुक्तक काव्य की बात करें, कौन से काव्य, मुक्तक काव्य, ये भी जैन साहित्य ही चल रहा है। सबसे पहले याद रखो परमातु प्रकाश, ठीक है ना, योगिंदु, बहुत सारे जगह आपको जो इंदु मिल सकता है पर ये नाम आप याद रखिए, योगिंदु, ठीक है ना। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, योगिंदु है। अब देखो अगर आप योग करोगे रोजाना, अगर आप योग करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में प्रकाश होगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो योगिंदु, परमात्म प्रकाश योगिंदु, परमात्म प्रकाश योगिंदु, क्योंकि योग करोगे तो परमात्मा मिलेंगे। फिर देखो आगे बात करते हैं, योग सार, योग करते योगी, ये तो याद रह ही जाएगा, ठीक है ना, योग सार से योगिंदु, ये तो याद रख लोगे। पर परमात्म प्रकाश में भी क्या बताना है, योगिंदी बताना है, योगिंदु। फिर देखो अगला है सावई धम दोहा, ये देवसेन की है, किसकी है, सावई धम दोहा किसकी है बताओ, दोहा किसकी है, देवसेन की है। सावई धम दोहा किसकी है, देवसेन की है। श्रमाकाचार आप पढ़ चुके हो, ये भी किसकी है, देवसेन की है। ये भी इंपोर्टेंट है। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा किसकी है प्यारे दोस्तों, राम सिंह की है, किसकी है, राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा किसकी है बताओ, राम सिंह की है। फिर देखो वैराग्य सार किसकी है, सुप्रभाचार्य की है, किसकी है, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य की है। फिर है भावना संधि प्रकरण, ये किसकी है, जयदेव मुनि की है। भावना संधि प्रकरण किसकी है, जयदेव मुनि की है। फिर देखो आगे बात करते हैं, देखो जो अगली लाइन है उसमें आपको याद रखना है उपदेश रसायन, क्या याद रखना है, उपदेश रसायन है ना, किसकी है, जिनदत्त सूरी की है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। देखो काल स्वरूप कुलक है ना, काल स्वरूप कुलक उपदेश रसायन, आपसे पूछा जाएगा उपदेश रसायन किसकी है तो बताओ, जिनदत्त सूरी की है। काल स्वरूप कुलक उपदेश रसायन चाचरी किसकी है, जिनदत्त सूरी की है। फिर देखो संयम मंजरी महेश्वर सूरी की है, ठीक है, संयम मंजरी किसकी है, महेश्वर सूरी की है। फिर देखो कछुली रास, कछुली रास प्रज्ञा तिलक, ठीक है ना, कछुली रास किसकी है बताओ, प्रज्ञा तिलक की है। कोई भी आपको तिलक लगाएगा तो कैसे लगाएगा, छू के ही तो लगाएगा ना, ठीक है ना, कछुली रास प्रज्ञा तिलक। फिर देखो गय सुकु माल रास
गए सुकुमाल रास किसकी है? दलहन की है। गए सुकुमाल रास किसकी है प्यारे दोस्तों? दलहन की है। जिन पदम सूरी किसकी है बताओ? पटभिषेक रास है ना। जिन पदम सूरी पटभिषेक रास किसकी है? सार मूर्ति की है। तो इनको तो एक बार आपको नजर से निकाल लेना है बस। इंपोर्टेंट ज्यादा जो है पाहुड़ दोहा याद रखो, श्रावका चार देवसेन की याद रखो, ज्यादा यही याद रखनी है। उपदेश रसायन याद रखो जिनदत्त सूरी की। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं भाई। अगले पॉइंट पे आते हैं। वैसे हमने जो कल की क्लास में रचनाएं पढ़ी है काफी डिटेल के साथ, वहीं से आपको सारी तैयार भी करनी है। ठीक है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है कल जो हमने लिखी है सारी की सारी डिटेल वाइज। आज तो केवल इनको कैटेगरी वाइज बांट के, तो बहुत डीप बात चल रही है जैन रास काव्य ये सब अलग अलग कैटेगरी से। आपको तो केवल रचना और उनके रचनाकार याद रखने हैं। फिर देखो भरतेश्वर बाहुबली रास हम पढ़ चुके हैं कल पूरी तरीके से। शालिभद्र सूरी है। कौन है इसके? भरतेश्वर बाहुबली रास के कौन है बताओ? शालिभद्र सूरी है। बुद्धि रास के भी कौन है? शालिभद्र सूरी है, कल देख चुके हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, सारी इंपोर्टेंट है ये। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। बुद्धि रास भी शालिभद्र सूरी की है। और चंदन बाला रास कल वाली क्लास में आपने देखा होगा कि मैंने इसका जो रचनाकार बताया है आसगु, तो वहां पे कल आपने आगसु लिख रहा होगा। कल वाली क्लास में क्या लिख रहा होगा? आगसु। तो उसको काट के आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आसगु की जगह क्या लिख गया है? आगसु लिख गया है। तो उसको आप परिवर्तन कर लीजिएगा इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है ना, वो गलत नहीं है, वो गलत लिख गया है। तो इस चीज के लिए आप वहां से काट के उसको क्या कर लोगे? ये वाला सही है आसगु। पर बहुत सारी किताब में देखो, बहुत सारी किताब में तो इसका नाम आसुग भी मिलता है। ठीक है ना, आसुग भी मिलता है। पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, केवल यही नाम याद रखे आसगु। क्या याद रखोगे? आसगु। चंदन बाला रास, चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है बताओ? आसगु है। कौन है प्यारे दोस्तों? आसगु है। चंदन से क्या रखोगे? आस रखोगे। ठीक है ना, आप क्या करोगे? कल वाली क्लास में जो लिखा है ना आपने चंदन बाला रास, वहां पे इस कवि को मतलब इस लेखक रचनाकार को क्या कर लोगे? चेंज कर लेना वो नाम, क्योंकि वहां आग लिख रहा है तो यहाँ आस कर लेना। ठीक है, आसगु है। तो चंदन बाला रास के कौन है रचनाकार? आसगु है। फिर देखो जीवन दया रास है ना, या फिर इसका नाम जीव दया रास भी मिलता है, तो इसके भी कौन है? आसगु है। चंदन बाला रास आसगु। जीवन दया रास इसके भी कौन है? आसगु है। फिर देखो स्तुली भद्र रास, इसके कौन है? जिन धर्म सूरी है। स्तुली भद्र रास जिन धर्म सूरी। स्तुली भद्र रास जिन धर्म सूरी। स्तुली भद्र रास जिन धर्म सूरी, ध्यान रखना। और भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास तो शालिभद्र सूरी, ये ध्यान रखना। और स्तुली भद्र रास जिन धर्म सूरी। स्थूली का संबंध ध्यान रखना, जिन धर्म सूरी से है। भरतेश्वर बाहुबली का याद रखना, शालिभद्र सूरी से है। ठीक है ना, क्योंकि भ वाला इसके अंदर आएगा, भद्र, ध्यान रखना। फिर देखो रेवंत गिरिदास, इंपोर्टेंट रचना है ये, सब डिटेल से पढ़ी थी कल। तो रेवंत गिरिदास कौन सी है प्यारे दोस्तों? रेवंत गिरिदास। रेवंत गिरिदास देखो, रेवंत गिरिदास, कोई मान लो गिरी पर्वत है, अब इस पे रहता है कोई, है ना, रेवंत है ना, रेवत है ना, रेवत है गिरी पे कौन? दास प्यारे दोस्तों। रेवत है, ये गिरी है, पर्वत है, क्या है प्यारे दोस्तों? ये पर्वत है। और इस पर्वत पे कौन रहता है? दास रहता है। कौन रहता है? दास रहता है। तो हम ऐसे बोल रहे हैं, देखो रेवत मतलब रहता है, रेवत गिरी पर दास। इस पे भैया रेवत गिरी पर दास, ये दास जो है ना, मतलब एक तरह से विजय, जो जीत सकता है, विजय जो होता है ना वही रह सकता है। ठीक है, तो विजय सेन सूरी, क्या आएगा? विजय सेन सूरी। फिर देखो आबू रास, आबू रास माउंट आबू, ध्यान रखना। जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया है इसके अंदर। किसके अंदर? आबू रास के अंदर। और आबू रास में याद क्या रखोगे आप? पलहन, क्या रखोगे? पलहन। ठीक है ना, देखो आबू रास का क्या याद रखोगे? पलहन। क्या याद रखोगे? पलहन। ठीक है, फिर देखो नेमिनाथ रास सुमति गणी। ठीक है ना, नेमिनाथ रास जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? सुमति गणी है। तो पर आप कैसे याद रख सकते हो? देखो सुमतिनाथ, ऐसे नेमिनाथ सुमतिनाथ, इस तरह से याद रख लो, ताकि सुमति भी साथ जुड़ जाएगा। नेमिनाथ सुमतिनाथ ऐसे याद रख लो। ठीक है, नेमिनाथ रास सुमति गणी। चलो देखिएगा, जैन रास काव्य के अंदर भरतेश्वर बाहुबली रास, तो आपको याद आना चाहिए भद्र, है ना।
तो शाली भद्र सूरी, क्या लगाओगे, शाली भद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास, तो क्या दिमाग में आएगा आपके, शाली भद्र सूरी। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, शाली भद्र सूरी आएगा, ठीक है। बुद्धि रास, बुद्धि रास का भी क्या है, शाली भद्र सूरी। चंदन बाला रास, ठीक है ना, तो चंदन बाला रास, चंदन के बाला, ध्यान रखना, चंदन बाला रास, चंदन से क्या रखोगे, आस। फिर देखो जीव दया रास, मतलब जीवन दया रास, इसमें भी क्या आएगा बताओ, आस गु। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, आस गु आएगा। फिर देखो स्तूली भद्र रास, क्या है ये, स्तूली भद्र रास है। देखो ये शाली भद्र है, ये स्तूली भद्र है, ठीक है ना। स्तूली भद्र रास में क्या याद रखोगे, जिन धर्म सूरी, क्या याद रखोगे प्यारे दोस्तों, जिन धर्म सूरी याद रखना है। फिर देखो रेवंत गिरी दास, कौन, विजय, विजय सेन सूरी। आबू रास, पलहण, कौन, पलहण आबू रास। जैनियों के सिद्ध स्थान है, ये प्रसिद्ध जैनियों का आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ सुमति नाथ, नेमिनाथ रास सुमति गणी, ऐसे आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जैन फागु काव्य की बात करें। आगे देखो जैन फागु काव्य की बात करें, अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो चाहे आपका एग्जाम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो, कुछ भी हो, तो आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत होने का चांस ना के बराबर है। आपको बस मैंने बोला है कि नोट्स बनाना है, बार बार रिवाइज करना है, याद करना है, क्योंकि देखो कंटेंट मिलने से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि याद आएगा उसी का नंबर मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। पढ़ तो अच्छे से रहे हो आप, सारी चीज भी मैं उपलब्ध करा रहा हूँ आपको अच्छे से, सारी चीज मतलब हर चीज, ताकि आपको इधर उधर मतलब कोई भी बुकों में ज्यादा खंगोलना ना पड़े, ताकि आपको अच्छे से एक ही जगह से कंटेंट उपलब्ध हो जाए। पर देखो आप सोचते होंगे कि सभी इन चीज़ों को देख रहे होंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे दोस्तों। फर्क क्या है, केवल जो याद करता है वही आगे निकलता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि चीज़ों को कैसे याद करते हैं। देखो जैन फागु काव्य की अगर बात करें, किसकी, जैन फागु काव्य की, तो फागु काव्य का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों वसंत ऋतु का काव्य है। क्या है, वसंत ऋतु का काव्य। जैन फागु काव्य के अंदर बात करें तो फागु काव्य का अर्थ क्या है, वसंत ऋतु का काव्य है। चलो यहाँ पे रचनाओं की बात देख लेते हैं। जिनचंद सूरी है, ये क्या है, जिनचंद सूरी, ये जिनभद्र वगैरह नहीं है, ये क्या है, जिनचंद सूरी है। जिनचंद सूरी फागु किसकी रचना है, जिनदत्त सूरी की है। किसकी प्यारे दोस्तों, जिनदत्त सूरी की है। आपसे पूछा जाए कि जिनचंद सूरी फागु किसकी रचना है, जिनदत्त सूरी की है। किसकी है, जिनदत्त सूरी की है, और 1585 में ईस्वी में रचित हुई है। किसमें रचित हुई है, 1585 में। अब कुछ बुक के अंदर ये 1584 भी लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों, पर जो लिखाया है इसको याद रखिए, ठीक है ना, प्रमाणिक है। जो भी चीज आपके सामने आ रही है बिल्कुल प्रमाणिक है, चिंता मत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है ना। देखो जिनदत्त सूरी फागु की बात करें तो जिनदत्त सूरी आएगा इसके अंदर, और 1585 ईस्वी है रचित, और सबसे प्राचीन फागु है ये, ठीक है ना। पूछा जाए कि सबसे प्राचीन फागु कौन सा है, तो सबसे प्राचीन फागु है जिनचंद सूरी है, जो जिनदत्त सूरी का है, ठीक है ना। चलो आगे बात करें, अगला है सिरिथुलीबद्ध, है ना, सिरिथुलीबद्ध, सिरिथुलीबद्ध, स्तूलीबद्ध भी कहते हैं इसको। ये किसकी, जिनपदम सूरी की है। किसकी प्यारे दोस्तों, जिनपदम सूरी की है। सर्वाधिक सुंदर काव्य है ये, ठीक है। सर्वाधिक सुंदर काव्य कौन सा है, सिरुतिलीबद्ध, है ना, नाम तो बड़ा कठिन लग रहा है आपको, पर सर्वाधिक सुंदर काव्य है प्यारे दोस्तों। किसकी है, जिनपदम सूरी की। फिर देखो नेमिनाथ फागु किसकी है, राजशेखर सूरी की है। किसकी प्यारे दोस्तों, देखो वो अलग चीज है, नेमिनाथ सुमतिनाथ वो अलग चीज है, ठीक है। नेमिनाथ फागु किसकी है, राजशेखर सूरी की है। नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है इसके अंदर। किसका घटना का वर्णन है, नेमिनाथ फागु के अंदर किसकी रचना, पहले तो बताओ, राजशेखर सूरी की है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की क्या है, घटना का चरित्र वर्णन है। फिर देखो जम्बू स्वामी फागु, इसके लेखक अज्ञात है मेरे प्यारे दोस्तों। अब वो जम्बू आपने वो पढ़ा था ना, जम्बू स्वामी वीर, वो अलग चीज है, ये अलग है। जम्बू स्वामी फागु के अज्ञात हैं, ठीक है। बसंत विलास फागु की बात करें, बसंत विलास आगे आएगा तो और भी डिटेल बताएंगे आपको। तो बसंत विलास फागु की बात करें, इसमें श्रृंगार रस
है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद कर लेना इसको भी। बसंत विलास फागुओं में कौन से रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है और इसके रचनाकार भी अज्ञात हैं। तो यहां से श्रृंगार रस वाली बात भी आप याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो अन्य की बात करें तो एक नजर में आप इनको भी देख सकते हो। देखो पुराण सार की बात करें, पुराण सार चंद्र मुनि, संग पटक, जिन्न वल्लभ सूरी। देखो इनमें मैं ज्यादा गौर इसलिए नहीं कर रहा याद कराने में, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको याद करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। पर ये आपको क्या है, अच्छे से जब तक आपके पास समय है तब तक आपको सब चीजों को देखते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पुराण सार की बात करें तो चंद्र मुनि, संग पटक की बात करें तो जिन वल्लभ सूरी है, और जम्मू स्वामी रास के कौन है? धर्म सूरी है, और संगपति समरा रासा के कौन है? अबदेव सूरी है, और जे त्रिहोण के कौन है? अभयदेव सूरी है। देखो ये तो अन्य रचनाएं होगी, मतलब ये फुल डिटेल हो गया जैन साहित्य का, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, अब आपको ना पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है ना। इसी को याद कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से, ठीक है। देखो पुराण सार की बात करें कौन आएगा? चंद्र मुनि, है ना। कौन है प्यारे दोस्तों? चंद्र मुनि है। संग पटक जिन्न वल्लभ सूरी, है ना, संग पटक जिन्न वल्लभ सूरी, जम्मू स्वामी रासा धर्म सूरी, ठीक है ना। फिर देखो संगपति समरा रासा अबदेव सूरी, और जे तिहुहन अभयदेव सूरी। चलो आगे बढ़ते हैं, जो पहले थी सारी रचनाएं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जैन साहित्य की विशेषताएं, मतलब प्रवृत्तियों की, ठीक है ना। कुछ ही है जो देख लीजिए। जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहते हैं प्यारे दोस्तों, रासो नहीं, रास साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रास साहित्य भी कहते हैं जैन साहित्य को। देखो विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं वैसे आपको सब याद हो चुकी है, क्योंकि आपने 16 चैप्टर पढ़ा है, तो विशेषताओं को सबसे बाद में पढ़ोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या सारा चैप्टर का निचोड़ पता लग जाता है, तो उसके बाद विशेषता आसानी से याद हो जाती है। देखो आगे बात करें तो आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता है ना। जैन कवियों की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, इस जैन साहित्य के अंदर क्या है? आध्यात्मिक चिंतन की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रधानता है, और शांत रस की प्रधानता भी है, गे पद भी मिलते हैं इनके साहित्य में। और देखो आचार शैली, आचार, रास, फागु चरित इत्यादि विभिन्न शैलियां प्रमुख विशेषताएं हैं, ये ध्यान ही रखना। आचार, रास, फागु चरित इत्यादि विभिन्न शैलियां किसकी है? जैन साहित्य की है। और इनमें प्रकृति का चित्रण भी किया गया है इनके साहित्य में। किसका? प्रकृति का चित्रण। और अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नीति, भक्ति इत्यादि का भी प्रयोग हुआ है। जैन साहित्य के प्रमुख वर्ण्य विषय हैं, ठीक है। अलौकिकता के आवरण में प्रेम कथा, नीति, भक्ति इत्यादि जैन साहित्य के क्या है? प्रमुख वर्ण्य विषय है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना गया है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या माना गया है? धर्म तत्व का निरूपण करना माना गया है। आदिकाल का यह सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय क्या है? साहित्य है। आदिकाल का यह सबसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय साहित्य है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा? जैन साहित्य। तो ये कंप्लीट हुआ मेरे प्यारे दोस्तों पूरी तरीके से, मतलब कहते हैं ना जीरो लेवल से लेकर, क्या प्यारे दोस्तों, जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक, जितना भी लेवल हो सकता है वहां तक कंप्लीट हो गया। कौन सा साहित्य? जैन साहित्य आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। घबराना नहीं है आपको क्लास से, सही बता रहा हूं मैं आपको बार बार ये बात, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस सारे अंधेरे से निकल गई तो एकदम उजाला आ जाएगा आपके जीवन में, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अपने आप में इतना अच्छा फील करोगे जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो सभी क्वेश्चन आपके रजिस्टर के अंदर रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा उम्मीद है मुझे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से खरा उतरना मेरी मेहनत पे भी, और अच्छे से तैयारी करना ढंग से, ठीक है ना। हर चीज का अच्छे से करवाया जाएगा, चिंता मत करो। अभी साहित्य चलने दो आप, उसके बाद धीरे धीरे आपकी सभी चीजें पढ़ना ऐसा है कि पेपर में भी मिले और याद भी हो, दोनों काम होने चाहिए। याद भी होना चाहिए, पेपर में भी मिलना चाहिए, ऐसा काम हमें करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। देखो चलो आगे बात करते हैं हम। ये जैन साहित्य हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद की क्लास जो रहेगी वो भी आदिकाल से संबंधित या तो रासो साहित्य पढ़ेंगे हम आगे की तरफ, ठीक है ना। धन्यवाद। कमेंट जरूर किया करो लास्ट में आप सभी, ठीक है ना। क्लास को पूरा देखते हो तो कमेंट भी किया करो, और शेयर हो सके तो शेयर भी किया करो, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। पर शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, ना भी करो तो आपकी ज्यादा